हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। रेलवे ज्ञान मंत्रालय यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम लोग आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का न्यूमेरिकल पोर्शंस देख रहे थे। अभी उसकी थ्योरी और इम्पोर्टेंट फार्मूला पढ़े। आज से हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगभग लगभग सभी चैप्टर से मिक्स हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर का करवाऊंगा। इससे क्या होगा, आप लोग फार्मूला याद कर लेते हैं और लगाते जाते हैं। लेकिन जब सारे चैप्टर का एक ही साथ करवाएंगे तो आप लोगों का दिमाग थोड़ा ज्यादा तेजी से चलेगा और आपको फार्मूला भी रिवीजन करने में आसानी रहेगा। और क्या होता है कि एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर से रहता है, सभी चैप्टर का रहता है। तो आपका दिमाग उस समय पूरा चलना चाहिए, इसीलिए सेम अभी करेंगे। देखिए, मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, आपको बोर्ड पे भी दिखाई देगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है 2 किग्रा के एक द्रव्यमान वाली वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, देखिए क्या हुआ है। एक ग्राउंड लेवल है, क्वेश्चन उधर लगा देंगे बोर्ड पे, देख लीजिए आप लोग। एक ग्राउंड लेवल है, कोई एक पिंड है जिसका मास क्या है 2 केजी है। ठीक है, ये 20 मीटर पर सेकेंड से क्या है ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है। ठीक है, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंके जा रही है। कितना जा रहा है ऊपर उससे हमें नहीं मतलब है, लेकिन आप लोगों से पूछ रहा है कि 2 सेकंड बाद इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 2 सेकंड बाद इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, यही आप लोगों से पूछ रहा है। और क्वेश्चन में दे रखा है क्या, G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि ग्रेविटेशनल जी का मान कितना होगा तो आप 10 दे रखा है 10 लीजिए, नहीं दिया है तो 9.8 लगा के देख लीजिए। अगर आंसर नहीं आता है तो फिर 10 रख के भी देख सकते हैं। देखिए, वैसे काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² होता है, आप लोग को मालूम है। यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि m देखो दिया है 2 केजी। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। अगर आप यही वेलोसिटी रख के काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे तो सीधे सीधे आपका क्या होगा, आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा पूछ रहा है वो 2 सेकेंड बाद पूछ रहा है। तो पहले हम 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितना है वो निकालेंगे। 2 सेकेंड बाद हमारा वेलोसिटी कितना पहुंच जाता है। जैसे कोई गेंद मान लीजिए, ये प्रारंभिक वेग दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। इतने 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से हम फेंकते हैं तो 2 सेकेंड बाद इसका गति कुछ ना कुछ बदलेगा। पहले हम उसको निकालेंगे कि 2 सेकेंड बाद इसका वेग कितना है, उसके बाद हम यहाँ पर रख के वैल्यू निकाल लेंगे। तो आप लोग जानते हैं गति के नियम से क्या होता है, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। ये गति का समीकरण पढ़े होंगे आप लोग, उसमें पढ़ाते हैं v इक्वल टू यू माइनस जी टी। यहाँ माइनस इसलिए आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ काम करता है। जैसे गेंद ऊपर जा रही है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, इसलिए यहाँ पर माइनस ले रखे हैं। अब आप लोग लगा लीजिए, ये u इनिशियल वेलोसिटी होता है, कितना दे रखा है 20, माइनस g का मान कितना दे रखा है 10, और t का मान कितना दे रखा है 2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 0 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, यानी वेलोसिटी का मान 0 मीटर पर सेकेंड आ गया। कब, 2 सेकेंड बाद। तो यहाँ v इक्वल टू कितना आ गया 0। इसका मतलब आप समझते हैं कि ये अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंच चुका है। जब वेलोसिटी 0 आ जाए, फाइनल वेलोसिटी 0 आ जाता है, इसका मतलब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है। वहां से ये रिटर्न होता है, फिर जमीन की तरफ आना स्टार्ट करता है। अब वैल्यू रख दीजिए आप, 1/2 m कितना है 2 केजी, और v कितना है 0, 0 का स्क्वायर 0। तो भाई साहब इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा 0, और यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर है। काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया 0 जूल। ऑप्शन नहीं दे रखा है लेकिन आपका यही आंसर है। और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर जो 2019 में एएलपी का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग बस कॉन्सेप्ट याद रखिए। ये 20 मत रख देना यहाँ, क्योंकि आपसे 2 सेकेंड बाद पूछ रहा है। तो पहले 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी होगा कितना वो निकालेंगे। उसको निकालने के लिए गति का समीकरण लगा दीजिए, आपका वेलोसिटी आ जाएगा, उसको रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको क्या है मालूम होना चाहिए कौन सा फार्मूला कहाँ कब कैसे लगाना है, और थोड़ा सा आपको
ये भी पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट की कब कहाँ कौन सा वैल्यू रखना है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक पुली सिस्टम का यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा। मैंने एमई लिख रखा है क्वेश्चन में, उसको मैकेनिकल एडवांटेज कर लीजिएगा आप लोग। यदि इसकी दक्षता 60% है, जब रस्सी को 12 मीटर खींचा जाता है तब भार 3 मीटर खींचता है। देखिए आरआरबी एएलपी में पूछा हुआ है, सेकंड सीबीटी 2 में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये किस टॉपिक से क्वेश्चन है, पहले आपको यही पता लग जाना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते कि ये किस चैप्टर से पूछा गया है। तो लीवर एंड सिंपल मशीन से क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर देखिए आपसे इफिशियंसी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज पूछ रहा है, ठीक है, यांत्रिक लाभ पूछ रहा है। अब क्या क्या आपको दे रखा है पहले वो लिख लीजिए। इफिशियंसी कितना दे रखा है 60%। उसके बाद क्या दे रखा है, कुछ भी नहीं दिया है। वेगानुपात निकालने के लिए आपका क्या दे रखा है, कुछ वैल्यू दे रखा है। वेलोसिटी रेशियो निकालने के लिए कुछ वैल्यू दे रखा है। तो इन तीनों में आपको रिलेशन पता होना चाहिए तभी ये क्वेश्चन लगेगा। तो इन तीनों में रिलेशन जो होता है, इफिशियंसी इक्वल टू होता है मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। अभी मैं पिछला ही चैप्टर पढ़ाया हूं, उसमें ये फॉर्मूला अच्छे से बता रखा हूं। अब देखिए वेलोसिटी रेशियो निकालने के लिए क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, जब रस्सी को 12 मीटर खींचा जाता है तब भार 3 मीटर खींचता है। एक पुली है, ठीक है, ये फिक्स एक पुली है। यहाँ क्या है, आप इधर से खींच रहे हैं और यहाँ पर W है, ठीक है, कोई वेट है। यहाँ पर आप एफर्ट P लगा रहे हो। ये क्या बोल रहा है कि जब रस्सी को 12 मीटर खींचा जाता है, मतलब जब इसको आप 12 मीटर खींचते हो, जब इसको आप 12 मीटर खींचते हो तब भार 3 मीटर ऊपर खींचता है। तब भार कितना खींचता है, 3 मीटर। तो देखिए वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, प्रयास द्वारा चली गई दूरी, मतलब ये जो एफर्ट द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है वो डिवाइडेड बाई लोड द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसका अनुपात होता है। यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखें तो क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 3। वेलोसिटी रेशियो कितना आ जाएगा आपका, 4। वेलोसिटी रेशियो कितना आएगा, 4। अब सारा वैल्यू दिया हुआ है, वेलोसिटी रेशियो निकाल लिए, इफिशियंसी दिया हुआ है, इसमें रख दीजिए। इफिशियंसी कितना दिया है 60%, यानी 60 बटे के 100। मैकेनिकल एडवांटेज आपसे पूछ ही रहा है और वेगानुपात कितना आ गया है, 4, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा आपका, 60 गुणे के 4 बटे के 100, यही होगा। काट दीजिए, 20 बचे के 100 और 20 तिया के 60, ये कितनी बार जाएगा, 0.8 बार, ठीक है। जब इसको आप गुणा करोगे तो 2.4 आ जाएगा। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा आपका, 2.4। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, कुछ भी ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। रिकॉर्ड हो रहा है, ज्यादा टफ नहीं आता है, बस आपको फार्मूला पता होना चाहिए। मैंने बता रखा है, बड़े अच्छे से सब समझा रखा है कि वेगानुपात कैसे निकालते हैं, फिर इन तीनों में फार्मूला, तीनों में रिलेशन क्या होता है। जब ये सब आपको मालूम रहेगा तो आप बहुत ही इजीली लगा सकते हो कोई भी क्वेश्चन। वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालते हैं, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, फिर से मैं बता दे रहा हूं ऐसे ही, कि प्रयास द्वारा चली गई दूरी डिवाइडेड बाई लोड द्वारा चली गई दूरी जो होता है वही आपका वेगानुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो करवाऊंगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और इस बार भी पूछ सकता है, गति और वेग से है, तो आप लोग समझने का कोशिश करिएगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, बोर्ड पे लग गया, मैं पढ़ भी देता हूं। एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है, यह जमीन पर टकराती है और 2.5 मीटर की ऊंचाई तक वापस उछल जाती है। टकराव के दौरान गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत की हानि हुई है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 10 मीटर की ऊंचाई से कोई गेंद गिराया जाता है, जमीन से टकराने के बाद वो क्या होता है, 2.5 मीटर तक उछलता है। आप भी देखें, गेंद जब जमीन पर गिरता है तो टक्कर खाने के बाद ऊपर उछलता है। इस दौरान उसके गतिज ऊर्जा में कितना हानि हुआ है वो आपसे पूछ रहा है। चलिए मैं बताता हूं, अब आपको सिखाने का कोशिश करता हूं। देखिए मान लीजिए कि ये कोई गेंद है और ये 10 मीटर की हाइट से नीचे की तरफ गिराया जाता है। टकराने के बाद ये कितना उछल जाता है, तो टकराने के बाद ये उछलता है कितना, 2.5 मीटर उछल जाता है। अब आप लोग जानते हैं कि जब ये गेंद 10 मीटर की ऊंचाई पर रहा होगा तो इसके अंदर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होती है।
किसी भी वस्तु के स्थिति के कारण, पोजीशन के कारण उसमें कुछ न कुछ ऊर्जा निहित होता है और उसे स्टैटिक एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यहां पर क्या होगा, mgh, ठीक है। गेंद की स्थितिज ऊर्जा इस पॉइंट पे 10 मीटर हाइट पे क्या होगा, mgh। जी का मान दे रखा है क्या, जी का मान नहीं दे रखा है, हम 10 लेके चलेंगे, ठीक है। जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं। अब आप लोग समझिए, हम गेंद को, आप गेंद को जैसे यहां से छोड़ेंगे नीचे की तरफ आना स्टार्ट करेगा, तो क्या होगा, इसका जो भी स्थितिज ऊर्जा है वो धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाएगा। ये स्थितिज ऊर्जा है, जैसे ही आप गेंद को छोड़ेंगे स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जब गेंद टकराने से पहले, जमीन के टकराने से जस्ट पहले, ठीक है, जमीन के टकराने से जस्ट पहले जितनी भी आपकी ये है, क्या है, गतिज ऊर्जा है, वो टोटल की टोटल काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हाइट हो जाएगा 0, यहाँ पर हाइट हो जाएगा 0 और यहाँ पर इसका वेलोसिटी हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ u इक्वल टू 0 से आप ड्रॉप करोगे और यहाँ टकराने से जस्ट पहले इसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी टकराने से जस्ट पहले बहुत ही अधिक होगा और यहाँ पर 0, और ये टोटल mgh है वो टोटल किस में बदल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि आप ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते हो, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हो। तो चलिए हम इस पॉइंट पे निकाल लेते हैं कि इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना है। तो अभी मैंने बताया कि mgh ही काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि ये जो टोटल स्थितिज ऊर्जा है वही यहाँ पर आके काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा, ठीक है। तो mgh हो जाएगा, या इसको आप हाफ mv स्क्वायर भी लिख सकते हो, ये दोनों बराबर ही है। कहां पर, टकराने से जस्ट पहले, टकराने से जस्ट पहले, ठीक है। टकराने से जस्ट पहले क्या हो जाएगा, mgh, और इसका मान कितना है, काइनेटिक एनर्जी 1 ले लेते हैं। m का वैल्यू कुछ भी नहीं दिया हुआ है, हाइट दे रखा है सिर्फ 10, और हमें इसको ऐसे ही एज इट इज लिख लेते हैं 10 mg। काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 10 mg। अब क्या बोल रहा है, जैसे ही टकराया ये बाउंस बैक होता है और 2.5 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। तो देखिए यहां से टकराया और फिर यहां से ऊपर होना, गेंद ऊपर जाना स्टार्ट किया, तो यहां से काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, आपका बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा रहता है, टकराने के बाद वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता बढ़ता जाएगा, फिर यहाँ पर mgh हो जाएगा और टोटल काइनेटिक एनर्जी mgh में चेंज हो जाएगा। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी 2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, mgh2, और h2 का वैल्यू कितना दे रखा है, 2.5, 2.5 कितना हो जाएगा, mg। अब देखिए पहले काइनेटिक एनर्जी था 10 mg टकराने से पहले, और टकराने के बाद कितना हो गया, 2.5 mg, ठीक है। h का वैल्यू हमने रख ही दिया है। तो पूछ रहा है कितना प्रतिशत हानि हुआ काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी में हानि कितना हो जाएगा, परसेंटेज हानि काइनेटिक एनर्जी में कितना हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं जब भी परसेंटेज, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, कितना बढ़ा कितना घटा कितना कम हुआ कितना ज्यादा हुआ निकालना होता है, तो क्या करते हैं, 10 प्रारंभिक में कितना था, बाद में कितना हुआ, डिवाइडेड बाई प्रारंभिक वाला निकाल लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 7.5 डिवाइडेड बाई 10, 7.5 डिवाइडेड बाई 10, या ये कितना आ जाएगा, 0.75। देखिए क्या है, काइनेटिक एनर्जी जब परसेंटेज में निकालना होता है तो आपको भी मालूम है, जब किसी चीज को परसेंटेज में बदलना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 75%। यही आपका आंसर है, ये पूछा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिख रखा था। तो कितने प्रतिशत की हानि हो जाएगी, 25% का हानि हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा 2 बार देखिएगा, 1-2 बार देखेंगे तभी समझ में आएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही चीज ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, यहाँ पर तो mgh होगा, लेकिन टकराने से जस्ट पहले टोटल स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पर गतिज ऊर्जा इतना हो जाएगा, और ऐसे यहाँ से के बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगा ऊपर जाके टोटल स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा एक दोनों में चेंज हो रहा है, इसीलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, और यहाँ पर फाइनल इतना हो जाएगा। आप निकाल लीजिए कितना परिवर्तित हुआ है।
अब देखिए, ये तो पूछा हुआ था, लेकिन एक क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता और है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि ये दे दिया है कि गतिज ऊर्जा में इतना प्रतिशत की हानि हो जाती है, इतना गति सॉरी गतिज ऊर्जा में इतने प्रतिशत का हानि हो जाता है, तो फाइनल हाइट कितना उछलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग देखिए। एक गेंद को 40 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है। जस्ट इस क्वेश्चन का उल्टा है। एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई से छोड़ा जाता है। यदि फर्श पर टकराने के बाद गेंद की ऊर्जा में 40% की कमी आ जाती है, तो गेंद टकराने के बाद कितनी ऊंचाई तक जाएगी। ये दोनों क्वेश्चन आप भली भांति अच्छे तरीके से समझ लीजिए, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। एक गेंद है, इसको पहले 10 मीटर के हाइट से गिराता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि गेंद जब फर्श से टकराने के बाद उछलती है, तो इसके गतिज ऊर्जा में 40% की कमी आ जाती है। गतिज ऊर्जा में 40% की कमी आ जाती है, तो ये वाला हाइट आपको बताना है। गतिज ऊर्जा में इतना कमी आ गया तो कितने हाइट तक उछलेगा, ये आपको बताना है। तो कैसे आप लगाएंगे, देखिए पहले जो काइनेटिक एनर्जी के ई1 है, के ई1 काइनेटिक एनर्जी है। अभी मैं प्रीवियस क्वेश्चन में ही समझा के आया कि स्थितिज ऊर्जा कैसे गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाता है। तो इस पॉइंट पर अगर हम देखेंगे टकराने से जस्ट पहले, तो गतिज ऊर्जा कितना होगा आपका, mgh ही होगा। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 10 हाइट ले लीजिए 10, और बाकी mg ऐसे ही रहने दीजिए, क्योंकि गेंद और गुरुत्वाकर्षण तो बदलने वाला नहीं है, वही गेंद है उतना ही द्रव्यमान होगा, g का वैल्यू कांस्टेंट ही रहता है, तो इसलिए 10 mg ही लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या दे रहा है, इतना काइनेटिक एनर्जी है। लेकिन जब गेंद टकरा के ऊपर जा रहा है, तो टकराने के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 40% कम हो गया। तो ये बताइए, काइनेटिक एनर्जी 40% कम हो गया, तो अभी काइनेटिक एनर्जी कितना है, 60%। जाहिर सी बात है, काइनेटिक एनर्जी उसके ऊर्जा में 40 ऊर्जा ही दिया है ना। हाँ, गेंद की ऊर्जा में 40% की कमी आ गई, ठीक है। गेंद की ऊर्जा में 40% की कमी आ गई, तो अभी बचा हुआ ऊर्जा कितना है, 60%। तो देखिए टोटल ऊर्जा इसका था कितना, 10 mg, अभी बचा हुआ ऊर्जा कितना है, इसी का 60%। तो ke2 कितना हो जाएगा, ke2 कितना हो जाएगा, इसी का 60%, यानी 60, मैं चलो और अच्छे से लिख देता हूं, 60% ऑफ 10 mg, यही होगा। आपको इस बात को भली भांति अच्छे से समझ लो, क्योंकि यहाँ पर इस समय जो भी इसकी गेंद की ऊर्जा है वो टोटल कितनी है, 10 mg, टकराने से जस्ट पहले, और वो काइनेटिक एनर्जी ही होगी, कितना है, 10 mg। लेकिन जैसे ही टकरा के बाउंस बैक होता है, गेंद उछलता है, उसके ऊर्जा में 40% का कमी हो जाता है, तो बचा हुआ ऊर्जा कितना है मेरे भाई, तो 60% ऊर्जा बचा हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी 2 कितना हो जाएगा, 60% ऑफ इसका काइनेटिक एनर्जी 1 का। अब मान लीजिए इतना तो इसके पास ऊर्जा है, और ये टकराने के बाद कितनी हाइट तक उछलता है, h हाइट तक उछलता है। तो ये h हाइट तक उछलता है, तो इस समय जो इसमें गतिज ऊर्जा आएगा या जो भी ऊर्जा होगा वो कितने के बराबर होगा, mgh के। टकराने के बाद जो जितना भी ऊपर उछलेगा उसमें कितनी ऊर्जा संरक्षित होगी, mgh। बस अब इन दोनों को बराबर रख दीजिए, तो mgh इक्वल टू इसके बराबर रखना आपको। 60% को कैसे लिख सकते हो आप, 60/100 गुणे के 10 mg। देखिए mg से mg आपका कट जाएगा, h बराबर कितना आ जाएगा, 600 डिवाइडेड बाई 100 या 6 मीटर, यही इसका आंसर है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग थोड़ा ध्यान से दिमाग लगा के 1-2 बार वीडियो पॉज करके आप लोग समझ लीजिएगा। तो कितना हाइट हो जाएगा आपका, 6 मीटर। तो ये 6 मीटर तक उछलेगा गेंद। उम्मीद करता हूं कि समझ में आप लोग को आ गया होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर mgh होगा। टकराने के बाद उसकी 40% ऊर्जा नष्ट हो जाती है, तो बचा कितना, 60%। और ये जितना उछलेगा वो 60% ऊर्जा के कारण ही उछलेगा। तो कितना उछलेगा, mgh हाइट तक जाएगा। mgh हाइट के कारण इतनी ऊर्जा इसमें आ जाएगी। ऑलरेडी 60% ऊर्जा यहाँ पर है, दोनों को बराबर रख दीजिए, हाइट इक्वल टू इतना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मैं समझाते हुए चल रहा हूं, अदरवाइज ये सब क्वेश्चन 1-1 मिनट के हैं।
आप लोग देख रहे होंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। नेक्स्ट है, देखिए क्या है, ये क्या है, हीट एंड टेम्परेचर से क्वेश्चन है। 500 ग्राम द्रव्यमान वाले धातु के एक टुकड़े की विशिष्ट उष्मा धारिता जूल पर ग्राम केल्विन में ज्ञात कीजिए, जिसके द्वारा 10 किलो जूल उष्मा अवशोषित किए जाने पर इसके तापमान में 80 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, आपको निकालना है विशिष्ट उष्मा। तब विशिष्ट, देखिए यहां पर क्या क्या दे रखा है, पहले आप लिख लीजिए। m इक्वल टू दे रखा है 500 ग्राम। ठीक है भाई, उसके बाद क्या दे रखा है, उष्मा कितना रिलीज हो रहा है, 10 किलो जूल। उष्मा कितना रिलीज हो रहा है, 10 किलो जूल या 10 गुणे के 10 के घाते 3 जूल। और क्या दे रखा है, और कुछ दे रखा है क्या, टेम्परेचर में वृद्धि कितनी हो जाती है, डेल्टा टी इक्वल टू कितना है, 80 डिग्री सेल्सियस। देखिए जब डेल्टा टी या फिर डेल्टा केल्विन में निकालेंगे, इसको टेम्परेचर को केल्विन में निकालेंगे तो 273 इसमें भी जोड़ेंगे और 273 बाद वाले भी टेम्परेचर में जोड़ेंगे। तो जब उसको केल्विन में निकालेंगे तो 80 डिग्री सेल्सियस या 80 डिग्री केल्विन ही आएगा। मैं क्या समझा रहा हूं इसको, 80 डिग्री सेल्सियस को 80 केल्विन कैसे लिख दिया जैसे मान लीजिए T1 दे रखा है आपको कितना, 10 डिग्री सेल्सियस। T2 कितना दे रखा है आपको, T2 कितना दे रखा है आपसे, मान लीजिए कि 20 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। अगर मैं डेल्टा टी निकालूं तो कितना आएगा, 10 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, लेकिन अब इसी को मैं केल्विन में बदल देता हूं तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, 273 प्लस 10 केल्विन। आप लोग जानते हो सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड कर दीजिए, तो ये 273 प्लस 20 केल्विन हो जाएगा। अब यहां से भी अगर आप डेल्टा टी निकालोगे तो 273 से 273 कट जाएगा। मैं क्या करना आपको, T2 माइनस T1 करना है, आप लोग करके देखिएगा। तो यहां से भी क्या आ जाएगा, 10 केल्विन भी आएगा। देख लीजिए जब टेम्परेचर डिफरेंस दिया रहता है तो सेल्सियस और केल्विन का वैल्यू बराबर ही होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 80 डिग्री सेल्सियस या 80 केल्विन लिख दिया। तो आपसे क्या पूछ रहा है भाई, पूछ रहा है इसकी विशिष्ट उष्मा ज्ञात कीजिए। तो विशिष्ट उष्मा ऐसा आपसे पूछ रहा है। देखिए क्या होता है, Q इक्वल टू आप लोग जानते हैं क्या होता है, एम एस डेल्टा टी। ठीक है, एम एस डेल्टा टी। यहाँ सब कुछ देखिए मैंने केल्विन ले रखा है, एसआई यूनिट में ले रखा है, सब कुछ एसआई यूनिट में ले रखा है। तो इसको भी आप केजी में बदल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अगर कैलोरी रहता तो यहाँ पर आप ग्राम लिखते सीजीएस पद्धति में, लेकिन सारा मात्रक एसआई यूनिट में ले रखा हूं तो आपको सारा एसआई यूनिट में चेंज कर लीजिए। Q इक्वल टू दे रखा है कितना आपको, 10 इंटू 10 के पावर 3। M कितना दे रखा है आपको, 0.5। S आपसे पूछ रहा है और डेल्टा कितना है, 80। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो S इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 80। आपसे S किस में पूछा है, तो S का मात्रक क्या होना चाहिए, S का मात्रक होना चाहिए क्या, जूल पर ग्राम केल्विन में होना चाहिए। ठीक है, जूल पर ग्राम केल्विन में होना चाहिए। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहां करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 और ये 20 चौका के 80। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1000 डिवाइडेड बाई 4 और इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 250। एस इक्वल टू कितना आ गया, 250। लेकिन किस में आया है, तो आप लोग देखेंगे किस में आया, इसका मात्रक क्या है, जूल पर किग्रा केल्विन है। ध्यान से देखिए, जूल पर किग्रा केल्विन है। आपसे ग्राम में पूछ रहा है तो ग्राम में निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 250 डिवाइडेड बाई 1000 जूल पर ग्राम केल्विन। जूल पर ग्राम केल्विन करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 0.25 और ये वाला यूनिट यहाँ आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको मात्रक ध्यान में रखना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको मात्रक में ही फंसा सकता है, यूनिट में ही फंसा सकता है। तो सबसे अच्छा तरीका है पहले सबको ऐसा यूनिट में चेंज कर लीजिए, फिर बाद में जिस यूनिट में भी पूछा है उसमें आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 0.25, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको घबराने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
छूट गया क्या का क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोहन का वजन 40 किलोग्राम है। एक किससे है? वर्क, पावर एंड एनर्जी से है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति से है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मोहन का वजन 40 किलोग्राम है। कोई भाई व्यक्ति है मोहन, ठीक है, उसका वजन कितना है? 40 केजी है। उसके बाद दे रखा है तथा वह 10 सेकेंड में, टी बराबर कितना है? 10 सेकेंड में 50 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो मोहन की शक्ति क्या होगा? तो पहले आपको पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पावर पूछ रहा है तो आप लोग जानते हैं पावर क्या होता है? कार्य करने की क्षमता। और अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो मैं आपको बता रखा था कार्य कितने प्रकार से हो सकता है। इसको मैंने ये भी बता रखा था कि ए mgh/t भी हो सकता है और काइनेटिक एनर्जी बाई टी भी हो सकता है। अगर काइनेटिक एनर्जी ना लिख के हाफ mv²/t भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर F इंटू वेलोसिटी भी हो सकता है। ये सारा का सारा क्या है? पावर का फॉर्मूला है। तो पावर का, शक्ति का आपको कम से कम 4 फॉर्मूले याद होने चाहिए बाई हार्ट। यहाँ पर देखिए जो फार्मूला लगेगा वो यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगेगा। कैसे? क्योंकि बोल रहा है 50 सीढ़ी चढ़ रहा है, ठीक है, 50 सीढ़ी चढ़ रहा है। मान लीजिए ऐसे ऐसे वो चढ़ते गया, ऐसे ऐसे चढ़ते गया, 50 सीढ़ी चढ़ लिया। और प्रत्येक सीढ़ी की जो हाइट है वो कितना दे रखा है आपको? प्रत्येक सीढ़ी का हाइट कितना दे रखा है? 15 सेंटीमीटर प्रत्येक सीढ़ी का हाइट दे रखा है। मतलब ये जो सीढ़ी का हाइट है ना वो 15 सेंटीमीटर है। तो टोटल हाइट, अब अगर यहां तक टोटल हाइट आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? टोटल सीढ़ी कितना है? 50 और हाइट कितना एक सीढ़ी का? 15। तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा मेरे भाई? तब 15 × 5 = 75, 750 सेंटीमीटर। या इसको आप जब मीटर में बदल लेना, ठीक है, 750 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए अब हम लगाना स्टार्ट करते हैं। अब हमको निकालना है क्या? कितना शक्ति होगा। तो देखिए आपको यहाँ पर शक्ति का ए वाला फार्मूला लगाना है। कौन सा? P = mgh/t। क्योंकि देखिए जब किसी हाइट पे आ जाएगा ना तो वहां पर उसका कुछ ना कुछ हो तो कार्य किया है, वहां तक जाने में कुछ ना कुछ कार्य किया और वही कार्य इसका क्या हो जाएगा? ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए mgh लिख रखे हैं। तो m का वैल्यू कितना है? 40 केजी। और क्या है? देखिए यहां पर m का वैल्यू कितना है? 40। पहले मैं mgh ही कैलकुलेट कर रहा हूं। इधर है 40 केजी, जी का मान ले लीजिए 10 और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। जब इसको आप मीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा? 7.5 मीटर। 7.5 मीटर हो जाएगा ये। 750 सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदल लेना है। तो अब यहाँ पर ये सब वैल्यू रख दीजिए। 40 इंटू के 10 इंटू के 7.5 डिवाइडेड बाई टी का वैल्यू कितना है? 10। 10 से 10 कट जाएगा, आपका क्या बचेगा? 40 मल्टीप्लाइड बाई 7.5। देखिए 4 सत्ते 28 हो जाएगा, सॉरी 4 पचे 20 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 और 2 30 हो जाएगा। तो कितना इसका शक्ति आ जाएगा? 300 वाट। ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3। मोहन की शक्ति कितनी है? 300 वाट। कैसे मैं किया आपको समझ में आना चाहिए। मैंने पहले ही आपको बोल रखा है कि जब कुछ ऐसा देखिए यहाँ पर सीजीएस यूनिट में दे रखा है, यहाँ एसआई यूनिट में दे रखा है, तो सबसे बढ़िया आप पहले सबको एसआई यूनिट में चेंज कर लीजिए। ये केजी में है, रहने दीजिए, केजी में ही होता है एसआई यूनिट, द्रव्यमान का मात्रक। सेकंड है, सेकंड ही होता है। और एक क्या है आपका? एक क्या है? सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में बदल लो, mgh/t में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 0 डिग्री सेल्सियस पर 250 ग्राम बर्फ को पिघलाने में कितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी? यहां पर ये दे रखा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका क्या है? आइस है। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस है और कितना है? 250 ग्राम आइस है। इसको जब आप पिघलाएंगे
तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, वो आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस नहीं लिखा है, वो आपको समझ में आना चाहिए कि जब पिघलाने की बात कर रहा है तो किस में बदलने की बात कर रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पानी में बदलने की बात ये कर रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस पानी में बदलने की बात कर रहा है। और 250 ग्राम बर्फ जब पिघलेगा तो 250 ग्राम पानी ही बनेगा। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी। देखिए जाहिर सी बात है, जब बर्फ को पिघलाओगे तो बर्फ को हमें उष्मा देना पड़ेगा, बर्फ को हमें उष्मा देना पड़ेगा, उसे गर्म करना पड़ेगा, तभी वो पिघलेगा। अगर आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से बता रखा हूं, अगर आपको मालूम है, देखिए यहाँ पर टेम्परेचर परिवर्तन नहीं हो रहा है, तापमान में कोई परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन फेज चेंज हो रहा है। पहले था आइस, अब हो गया पानी। तो जब कभी भी फेज चेंज होता है लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है, तो सीधे से आप फार्मूला लगा दीजिए Q इक्वल टू एम एल। सीधे से फार्मूला क्या लगा देंगे, Q इक्वल टू एम एल। एम एल का इसका वैल्यू कितना है, तो 250 ग्राम बर्फ है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है, बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा कितना होता है, तो 80 होता है। ठीक है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम, यही होता है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। और ये भी क्या है आपका ग्राम में है, तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, इसे गुणा करेंगे तो 25 वाट कितना होता है, 200। ठीक है, 25 वाट है 200, और यहाँ पर 200 ना और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कैलोरी में। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आई। कितना आ गया, 20,000 कैलोरी उष्मा की आवश्यकता होगी। लेकिन आप क्वेश्चन में देखिए किलो जूल में आपसे पूछ रखा है, किलो जूल में पूछ रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां से आ जाएगा क्या, 20 किलो कैलोरी। कैसे आया, मैंने 3 शून्य को किलो लिख दिया। आपको मैंने बता रखा था कि एक कैलोरी में कितना होता है, 4.18 जूल, 4.18 जूल होता है। तो अब इसको जूल में बदलना है, तो इसमें आप क्या कर दीजिए, 4.18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, किलो जूल। जब इसको आप फर्दर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अट्ठे 16, और 2 दूनी 2 एक कम 2, 2 एक 3, और 2 चौके 8, कितना आ जाएगा, और यहाँ एक शून्य और लग जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 अट्ठे 16, 3 और 2 चौके 8, एक शून्य और आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 83.6। ऑप्शन में है क्या, 83.5 किलो जूल है। तो देखो अप्रॉक्सीमेट यही आ रहा है, 83.6 किलो जूल। यहाँ पर इन्होंने बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा कुछ और ले रखी होगी, तो आपको कितना लेना है, 80 ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 83.60 किलो जूल आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन में है। थोड़ा सा 0.1 का डिफरेंस है, उतना चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो पूरा समझने के लिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे, तभी समझ में आएगा। कैलोरीमेट्री का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1.5 लीटर गर्म पानी को 40 डिग्री ताप पर 2.5 लीटर ठंडे पानी के साथ मिलाया जाता है, तब आपको मिक्सर का फाइनल टेम्परेचर निकालना है। क्या क्या दे रखा है, देखिए इधर हॉट वाटर है, ठीक है, और इधर कोल्ड वाटर है। फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप रटा मत करिए, मैं बता रहा हूं कैसे निकलेगा ये। क्या है, 1.5 लीटर है 80 डिग्री सेल्सियस पे, और एक कितना है, 2.5 लीटर है कितने डिग्री सेल्सियस पे, 2.5 डिग्री है कितने डिग्री सेल्सियस पे, कहाँ गया यार, दिख ही नहीं रहा है मुझे, 40 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस पे है। ये अब आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक गर्म पानी है, 1.5 लीटर गर्म पानी है जिसका तापमान 80 डिग्री सेल्सियस है। इस पानी को आप ठंडे पानी के साथ मिला रहे हो, जो कि 2.5 लीटर ठंडा पानी है, और इसका टेम्परेचर है 40 डिग्री। जब आप इन दोनों को मिला दोगे तो फाइनल मिक्सचर जो बनेगा उसका टेम्परेचर कितना होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो यही आपसे पूछ रहा है, तो अगर मैं आपको बोलूं, पहले मैं आपको समझा दे रहा हूं, फिर कैसे लिखूंगा वो आपको मालूम चलना चाहिए। जैसे मैं बोलूं कि एक T1 है, इसका क्या टेम्परेचर, कोई पानी है, इसका टेम्परेचर मान लीजिए 60 डिग्री सेल्सियस है,
एक ठंडा पानी है, इसका टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। मैं आपसे सिर्फ इतना सा बात बोला कि एक गर्म पानी है जिसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस पे है, ठंडा पानी है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पे है। इन दोनों को आप मिक्स कर दीजिए तो यहाँ पर एक टेम्परेचर आ जाएगा, मिक्सचर का एक टेम्परेचर आएगा और इसका तापमान कितना होगा। तो अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे और प्रैक्टिकली गर्म पानी और ठंडा पानी मिला के देखेंगे तो क्या होगा, ये जो ठंडा पानी, ये जो गर्म पानी है, ठीक है, ये जो गर्म पानी है इसका टेम्परेचर कम होगा और इस ठंडे पानी का टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो जब आप अगर नापेंगे किसी भी चीज से, अगर आपके पास थर्मामीटर है, जो भी है, अगर नापेंगे तो आपको मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस मिलता है। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये फाइनल टेम्परेचर आएगा ना, ये जो हॉट वाटर है इससे तो इसका टेम्परेचर कम रहेगा, लेकिन जो ये कोल्ड वाटर है ना, इससे इसका जो फाइनल मिक्सचर का टेम्परेचर है वो ज्यादा रहेगा। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो 60 माइनस टी बराबर T-20 ऐसे मैं लिख सकता हूं अगर इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस देखेंगे तो। यहाँ पर ये 40 डिग्री नहीं है, मत इसमें 40 लग के देखने लगना, बोलना फिर बाद में नहीं बराबर आ रहा है। मैं सिर्फ यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मिक्सर का टेम्परेचर आएगा वो गर्म वाले पानी के टेम्परेचर से ज्यादा होगा और ठंडे वाले पानी के टेम्परेचर से कम होगा। सिर्फ मैं इतना कह रहा हूं आप लोगों से। तो चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई हो तो अब मैं ये क्वेश्चन आपको समझाता हूं। तो मान लीजिए जो मिक्सचर का टेम्परेचर है वो कितना है, टी मिक्सचर, और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला लगेगा। देखिए, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ेगा और घटेगा, फेज चेंज तो नहीं होगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा और घटेगा तो संवेदी ऊष्मा काम में आती है, या इसको ms डेल्टा टी से भी आप लोग लिखते हैं, ms डेल्टा टी से। मान लीजिए Q हॉट वाटर है और ये Q कोल्ड के लिए है। Q कोल्ड के लिए क्या हो जाएगा, ms डेल्टा m1s1 डेल्टा टी सी लिख दीजिए, यहाँ डेल्टा टी एच लिख दीजिए। जब इन दोनों को आप मिक्स करोगे तो क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आएगा। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जब आएगा तो इसके द्वारा दी गई ऊष्मा, गर्म पानी द्वारा दी गई ऊष्मा और ठंडे पानी द्वारा ली गई ऊष्मा दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q हॉट इक्वल टू Q कोल्ड। ठीक है, ये ऊष्मा रिलीज करेगा, ये ऊष्मा रिलीज करेगा और ये ऊष्मा लेगा, यानी इसका तापमान घटेगा, इसका ऊष्मा घटेगा, इसका बढ़ेगा। बस क्या करना है, अब आपको रख देना। यहाँ m कितना है, 1.5 लीटर, लीटर दोनों साइड है, कट जाएगा। S इक्वल टू क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा, जल की विशिष्ट ऊष्मा एक ही होता है। डेल्टा टी अभी मैंने आपको समझा के आया है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 80 माइनस टी मिक्सर का टेम्परेचर। और ऐसे ही इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके बराबर लिख सकते हैं 2.5, S 1 ही रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी मिक्सर माइनस कितना है, 40। ये बात अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा आप दिमाग पे जोर डालिए, समझ में आएगा। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 15 वाट कितना होता है, 120। 15 वाट कितना होता है, 120, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1.5 टी मिक्सचर। आप लोग गुणा करके देखिएगा, 1.5 का 80 में गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। वैसे ये क्या हो जाएगा, 2.5 टी मिक्स माइनस 25 का कितना होता है, 100। अब देखिए इन दोनों को आप इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, 320, और इसको आप इधर ले आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 टी मिक्सर का टेम्परेचर। तो मिक्सर का टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 320 डिवाइडेड बाई 4। मिक्सर का टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 320, सॉरी फिर 320 में कहां से लिख दिया भाई, ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 220। तो ये कितना आएगा आपका, 220। जब इसको आप कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पचे 20 और 4 पचे 20, यानी 55 डिग्री सेल्सियस। तो मिक्सर का तापमान कितना हो जाएगा, 55 डिग्री सेल्सियस। अब आप खुद देख लीजिए, ये हॉट वाटर से तो कम है। अगर मैं यहाँ टी मिक्स कितना लिख दिया, 55 डिग्री आ गया, यही आपका आंसर है, 55 डिग्री सेल्सियस, यही आपका उत्तर है।
देखिए खुद ही देखिए 80 डिग्री से कम है लेकिन इससे क्या है, ज्यादा है। तो ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये सब मालूम है तो आप बहुत ही इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके लिए आप लोग एक और फार्मूला याद कर रखे होंगे जो बहुत लोग बोल रहे होंगे, टी मिक्सचर इक्वल टू क्या होता है, M1T1 प्लस M2T2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, M1 प्लस M2। डायरेक्ट अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो इस वाले फार्मूले में रख दीजिए, मिक्सर का तापमान आ जाएगा। जहां M1T1 किसी का भी ले लो, कोल्ड ले लो या हॉट ले लो, ऐसे भी सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। अभी जो मैं ये ऐसे लिख के बताया हूं इसी को आप इक्वल करके लास्ट में टी मिक्सचर के लिए सॉल्व करोगे तो यही वाला फार्मूला आता है। हो सकता है कि फार्मूला आपको एग्जाम में भूल भी जाएगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो इसे आप लगा सकते हैं। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 5 यूनिट प्रयत्न किसी 10 यूनिट लोड पर लगाया जाता है। देखो भाई क्वेश्चन क्या दे रखा है, टाइपिंग वाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। क्वेश्चन दे रखा है 5 यूनिट प्रयत्न किसी 10 यूनिट लोड पर लगाया जाता है। प्रयत्न और लोड के माध्यम से तय की गई दूरी क्रमशः 50 और 20 यूनिट है। इस मशीन की दक्षता क्या होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे मान लीजिए कि पुली लेके ही समझा देता हूं। मान लीजिए क्या है, आपका लोड है, यहां पर आप प्रयास लगा रहे हो, पी लगा रहे हो, तो ये यही बोल रहा है लोड का मान कितना है, दे रखा है 10 यूनिट लोड दे रखा है, 10 यूनिट लोड रखा है। प्रयत्न का मान यानी एफर्ट का मान कितना दे रखा है, 20 यूनिट। जब 5 यूनिट, जब आप इसको खींचते हो तो क्या होता है, प्रयत्न के माध्यम से जो दूरी तय किया जाता है वो कितना है, 50 मीटर। कितना है, 50 यूनिट। और लोड कितना यूनिट ऊपर जाता है, तो लोड जाता है आपका मात्र 20 यूनिट। लोड कितना ऊपर जाता है, मात्र 20 यूनिट। अब देखो मैं समझाता हूं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 10 यूनिट का कोई लोड है, उसको आप 5 यूनिट क्या है, उसको बल लगा के खींच रहे हो। ठीक है, 5 यूनिट बल लगा के खींच रहे हो तो क्या होता है, लोड जो है वो 20 यूनिट खींच सकता है। लेकिन जब आप प्रयत्न को 50 यूनिट आगे खिसकाते हैं तो लोड क्या है, 20 यूनिट ही खिसक पाता है। तो इस केस में आपसे इफिशियंसी पूछ रहा है। तो इफिशियंसी होता क्या है, तो इफिशियंसी होता है मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाई के वेलोसिटी रेशियो। ये तो आप फार्मूला आपको बाई हार्ट मालूम होना ही होना चाहिए और अच्छे से मालूम होना चाहिए। अब मैकेनिकल एडवांटेज और यांत्रिक लाभ की बात करें तो क्या होता है, कितना लोड है और उस लोड को उठाने के लिए आप कितना एफर्ट लगा रहे हैं, इन दोनों का रेशियो ही क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज। और वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, तो प्रयास द्वारा चली गई दूरी, जो आप प्रयास लगा रहे हैं ना, जो एफर्ट लगा रहे हैं उसके द्वारा कितनी दूरी तय किया गया। तो ये देखिए एफर्ट द्वारा दूरी कितना तय किया गया, 50 यूनिट। तो अगर मैं यहां लिखूं तो प्रयास प्रयास दूरी डिवाइडेड बाई के कौन सा दूरी हो जाएगा आपका, भार दूरी। थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, भार दूरी, यानी ये भार जितना दूरी तय करता है। तो अब रख दीजिए कितना है, लोड कितना है 10 यूनिट और आपका एफर्ट कितना है 5 यूनिट डिवाइडेड बाई प्रयास दूरी कितना है, तो 50 चल रहा है भाई, 50 यूनिट चल रहा है। और लोड दूरी कितना है, तो 20। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए तो देखिए 2 हो जाएगा, 5 दूनी के 10, 2 हो जाएगा और ये 20 ऊपर चला आएगा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 50। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 बटे के 50 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और जब आप इसको और आगे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.8 0.8 आ जाएगा। आपसे क्या पूछ रखा था, इफिशियंसी, इधर मैंने लिख रखा है इफिशियंसी पूछ रखा है। तो हमेशा इफिशियंसी किस में होता है, परसेंटेज में। तो देखिए ईटा का वैल्यू कितना आ गया, इफिशियंसी का वैल्यू कितना आ गया 0.8। परसेंटेज में बदलने के लिए 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो, इफिशियंसी कितना आ जाएगा 80%। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है।
तो ये सब बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने लगभग लगभग 3-4 चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन करवाया है। ऐसे ही करके मैं लगभग लगभग 50-60 क्वेश्चन करवा दूंगा हर चैप्टर से, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसको आप शेयर कर सकते हैं। और ऐसे ही मैं 3-4 वीडियो और डालता हूं जिससे कि CBT 2 का एग्जाम होते होते आप लोग का अच्छा खासा रिवीजन हो जाए। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।